बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिचुमन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिससे हम डेंसिटी भी कहते हैं, वो मालूम करेंगे। इसको ASTM D70 की मदद से मालूम करते हैं। ठीक है, आपने जब भी ये टेस्ट करना हो तो आपने ये स्टैंडर्ड ज़रूर पढ़ना है, उसके बाद आपने ये टेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर वीडियो को। इस टेस्ट की जो समरी है उसकी हम बात करें तो ये कहता है दैट सैंपल इज प्लेस्ड इन अ कैलिब्रेटेड पिक्नोमीटर, द पिक्नोमीटर एंड सैंपल आर वेड, देन द रिमेनिंग वॉल्यूम इज फिल्ड with water. The filled pycnometer is brought to the test temperature and weight. Then the density of the sample is calculated from its mass and the mass of the water displaced by the sample in the filled pycnometer. ठीक है, यानी इस टेस्ट की अगर हम समरी की बात करते हैं तो ये हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हम पिक्नोमीटर है उसका वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पिक्नोमीटर का जो यहाँ पे एक निशान लगा होता है जिसको हम लेवल कहते हैं, वहाँ तक फिर पानी डाल के वेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो 3-4 यानी 3 अगर 30 ml इसकी टोटल कैपेसिटी है पिक्नोमीटर की, तो हम क्या इससे 3/4 टाइम इसमें हम बिचुमन फिल करेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर जो है ना बकाया जो हिस्से के ऊपर जो है पानी फिल करेंगे। उसका वेट मालूम करने के बाद हम उसका जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम में शो किया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये खाली पिक्नोमीटर है, इसका वेट है। उसके बाद ये फिल्ड बाई वाटर है, ये जो है हाफ बिचुमन से ये जो है भरा हुआ उसका वेट है। ठीक है, ये देख सकते 3/4 टाइम है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके अंदर बिचुमन के ऊपर जो है हमने पानी फिल किया हुआ है, उसका वेट है। मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट उसका ये है। बाकी इसके जो अपरेटस की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसका जो मेन अपरेटस है वो है पिक्नोमीटर, ग्लास पिक्नोमीटर। ठीक है, ये कहता है कंसिस्टिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल और कोनिकल वेसल केयरफुली ग्राउंड टू द रिसीव एंड एक्यूरेटली फिटिंग ग्लास स्टॉपर 22 से लेकर 26 mm इन डायमीटर। यानी ये गिलास सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कॉनिकल टाइप का भी हो सकता है। इसका जो ऊपर वाला जो डायमीटर है वो है 22 mm से लेकर 26 mm तक होता है। ठीक है, ये आपने ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करना है। द स्टॉपर शेल बी प्रोवाइडेड विद अ होल 1.0 to 2.0 mm इन डायमीटर। जो इसका स्टॉपर होता है जो इसके ऊपर लगा होता है वो नीचे से कनकेव होता है और ऊपर से 1 mm से लेकर 2 mm तक उसका डाया होना चाहिए, ताकि इसके अंदर जो एयर होता है वो सारा निकल जाए। मैं आपको ये डायग्राम में दिखा सकता हूँ। ये देखें, इसकी मेन डायग्राम है। ये आपका नीचे कनकेव शक्ल में आ रहा है और आप ऊपर जाएँ तो ये 1 mm से लेकर 2 mm तक इसका होल बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसका ये मेन यहाँ से यहाँ तक जो डाया आ रहा है वो 22 से लेकर 26 mm तक होना चाहिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये STM D70 का मैंने ये डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ। इस टाइप का भी हो सकता है और इस टाइप का भी हो सकता है पिक्नोमीटर। ठीक है, उसके बाद हम बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उस पर हम बात करते हैं। पहले इसका पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा था। The top surface of the stopper shall be smooth and substantially plain, and the lower surface shall be concave to allow all air to escape through the bore. The height of the concave section shall be 4.0 से लेकर 18.0 mm at the center. ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो बनता है ये 4 से लेकर 18 mm तक होता है। ठीक है, जो ये आपको बता रहा है। उसके बाद द स्टॉपर पिक्नोमीटर शेल हैव अ कैपेसिटी ऑफ 24 से लेकर 30 ml एंड शेल वे नॉट मोर देन 40 ग्राम। और इसका जो इसकी कैपेसिटी होती है वो 24 से लेकर 30 ml तक होती है और इसका वज़न जो है वो 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्राम में ये शो किया है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। उसके बाद आपने टेस्ट परफॉर्म करना है। फिर हमारे पास जो अगला ऑपरेटस है वो है वाटर बाथ होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द टेम्परेचर विद इन 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ द टेस्ट टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसकी जो
जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.1 सेंटीग्रेड ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है। थर्मोमीटर की हम बात करते हैं तो कैलिब्रेटेड हमारे पास गिलास लिक्विड गिलास थर्मोमीटर होना चाहिए। टोटल इमर्जन टाइप ऑफ द सुटेबल रेंज विद ग्रेजुएशन एटलीस्ट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड का ग्रेजुएशन उसमें होना चाहिए। और एंड मैक्सिमम स्केल एरर ऑफ 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड एज प्रिस्क्राइब्ड इन स्पेसिफिकेशन इवन थर्मोमीटर कॉमनली यूज इन एसटीएम। सही है, ये जो थर्मोमीटर है ये एसटीएम में इस्तेमाल होता है जिसमें एरर जो है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसके बाद हम प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, हीट द सैंपल विद केयर स्टीयरिंग टू प्रिवेंट लोकल ओवर हीटिंग अंटिल द सैंपल हैज़ बिकम सफिशिएंटली फिल्ड टू पोर। ठीक है, हमने सैंपल को तब तक हीट देना है जब तक वो मेल्ट ना हो, ताकि हम पिक्नोमीटर में डालने के लिए हमें आसानी हो। ठीक है, इन नो केस शुड द टेम्परेचर बी रेज्ड to more than 55 degree centigrade above the expected softening point of for tar। अगर हमारे पास टार मौजूद है तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर 55 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इतने ज़्यादा उसको गर्म नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर उसका अगर हमारे पास सॉफ्टनिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 है, तो इसके ऊपर हम अगर उसको मिसाल के तौर पर 100 तक लेके जाते हैं तो ये ज़्यादा होगा इस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, और क्या कहता है द और टू मोर देन 110 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग पॉइंट फॉर द असफॉल्ट। ठीक है, असफॉल्ट के लिए आपने अगर बिचुमन यूज़ कर रहे हैं असफॉल्ट के लिए तो उसके 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट के ऊपर 110 डिग्री से नीचे ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा है पॉइंट है वो डू नॉट हीट एट मोर देन 60 मिनट, यानी आपने 60 मिनट से ज़्यादा इसको हीटअप नहीं करना है। एंड अवॉइड इनकॉर्पोरेटिंग एयर बबल्स इन द सैंपल, और आपने तीसरा पॉइंट का जो ख्याल रखना है वो एयर बबल्स जो है ना वो सैंपल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर एयर बबल्स आते हैं तो आपने ब्रशिंग से मदद से उसको हिला के उसके जो बबल्स उसको तोड़ के एयर को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हैं उसको भी हम बाद उसके पढ़ते हैं। pour enough sample into the clean dry warmed पिक्नोमीटर to fill it about 3/4 of its capacity। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो हमने बिचुमन जो फिल करना है वो 3/4 टाइम ऑफ टोटल कैपेसिटी का हमने 3/4 हिस्सा इसमें फिल करना है। ठीक है, ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको नोट करना है। टेक प्रिकॉशंस टू कीप द मटेरियल फ्रॉम टचिंग द साइड्स ऑफ द पिक्नोमीटर अबव द फाइनल लेवल एंड प्रिवेंट द इंक्लूजन ऑफ एयर बबल्स। ठीक है, आपने जो साइड्स पे जो लगता है उसका बिचुमन साइड पे लगती है उससे आपने एहतियात बरतना है ताकि उस पे साइड्स पे जो है वो बिचुमन ना लगे और हमारा रिज़ल्ट ठीक ठाक आ जाए, उसमें कोई गलती और एरर का चांस ना हो। फिर क्या कहता है अलाउ द पिक्नोमीटर एंड इट्स कंटेंट टू कूल टू एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 40 मिनट्स एंड वे विद द स्टॉपर टू द नियरेस्ट 1 मिलीग्राम डेजिग्नेट द मास ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस सैंपल एज सी। ठीक है, वो मैं नीचे कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर हम बबल्स आ रहे हैं, इफ़ एनी एयर बबल्स आर inadvertently occluded, remove by brushing the surface of the asphalt in the picometer with a high soft flame of a Bunsen burner। ठीक है, बेंसन बर्नर तो आप जानते हैं जिसका जो टेम्परेचर वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, उस बर्नर की बात हो रही है। अगर हमारे पास कोई बबल्स उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं तो हमने ब्रशिंग की मदद से सरफेस से उसको रिमूव करना है। उसके बाद फ्लेम की मदद से भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जब फ्लेम देते हैं तो वो क्या होता है उसमें मेल्ट हो जाता है और एयर बबल्स बाहर निकल जाते हैं। टू अवॉइड ओवर हीटिंग डू नॉट अलाउ द फ्लेम टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द asphalt more than a few seconds at any one time।
यानी हम जस्ट 1 से 2 सेकेंड 3 या 4 5 सेकेंड के अंदर ही हमने इसको हीट करके जो है ना उसके बबल्स हमने ख़त्म करने हैं। रिमूव द बीकर फ्रॉम द वाटर बॉथ। फिर हमने जो वाटर बॉथ होता है उसके अंदर हम बीकर डालते हैं जिसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। Fill the picnometer containing the asphalt with freshly boiled distilled or ionized water, placing the stopper loosely in the picnometer. Do not allow any air bubbles to remain in the picnometer. Place the picnometer in the beaker and press the stopper firmly in place. Return the beaker to the water bath. Allow the picnometer to remain in the water bath for a period of not less than 30 minutes। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पे। उसके बाद रिमूव द पिक्नोमीटर फ्रॉम द बाथ ड्राई एंड वे यूजिंग द सेम टेक्निक एंड टाइमिंग एज दैट एम्प्लॉयड इन 10.3। डिजिग्नेटेड दिस मास ऑफ द पिक्नोमीटर प्लस सैंपल प्लस वाटर एस डी। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, इसको आपने नोट करना है। तो चलो फिर हम कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला है वो मेन फार्मूला ये है C माइनस ए डिवाइडेड बाई B माइनस ए माइनस D माइनस C है। ठीक है, ये हम ए की बात करते हैं। मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस स्टॉपर का जो वेट होता है 34.3 ग्राम, ये ए है। उसके बाद अगला नंबर वो B का आता है, मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, वो जब हम पानी से बदलेंगे उसके बाद जो वेट होगा वो है B वेट है। ठीक है, उसके बाद हम C की बात करते हैं, मास ऑफ पिक्नोमीटर पार्शियली फिल्ड विद एस्फॉल्ट। ठीक है, जो पिक्नोमीटर है उससे हम पार्शियल 3/4 टाइम हम टोटल कैपेसिटी के हम भर लेंगे, उसका वेट जब करेंगे वो वेट हमारे पास C आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम D की बात करते हैं, तो मास ऑफ पिक्नोमीटर प्लस असफॉल्ट प्लस वाटर। जब हम असफॉल्ट डालेंगे उसके ऊपर जो है बाकी जो रिमेनिंग हिस्से के ऊपर वाटर फिल करके ऊपर जो निशान लगा होता है यहाँ पे, उस निशान तक भर लेंगे, वो वेट हमारे पास D आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, C माइनस ए किया। C हमारे पास है 58.3 है, उसके बाद A हमारे पास 34.3 है, ये माइनस किया तो 24 आ गया। उसके बाद B माइनस ए है, ये B हमारे पास है 60.4 है। उसके बाद A हमारे पास है 34.3 ग्राम है, ये माइनस किया तो 26.1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास D वेट है वो 61.2 ग्राम है, माइनस C कर दिया। C हमारे पास है 58.3 ग्राम है, तो 2.9 ग्राम इसका माइनस करने से इसकी वैल्यू आ गई। फिर हमने इसी फार्मूले में ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने किया है ये 24 डिवाइड बाई 26.1 माइनस 2.9 सॉरी, ये करने के बाद इसको फिर ये वैल्यू आ गई। फिर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई 1.034। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैंने तमाम स्टीम के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने कवर किया है। उसके बाद मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेशन इसको फार्मूलाज को नोट करना है, और जब भी आपने टेस्ट करना हो तो इसी प्रोसीजर के मुताबिक आपने टेस्ट परफॉर्म करके आपने फाइनल रिजल्ट आना है। ठीक है दोस्तों, आपको टेस्ट का अगर तरीका आता है, आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो भी बेकार है। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीज़ें प्रोसीजर तो आपको आसानी से कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको मेन जो है वो रिज़ल्ट है, उसका फाइनल रिज़ल्ट निकलना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।